नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सबका बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के नए पॉडकास्ट में। हमारे यहाँ पे भविष्य पुराण है, समुद्र शास्त्र है, अंक शास्त्र है, वैदिक ज्योतिष विद्या है। इस तरह की बहुत सारी प्रकार की भविष्य की प्रिडिक्शन करने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ऐसी बहुत सारी विद्याएं ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो भारत में बहुत प्रचलित है। ठीक इसी तरीके से अब एक नई विद्या प्रचलित हुई है, टेरोट। टेरोट कार्ड रीडिंग जो है वो भी हमको इंस्टेंट हमारे प्रश्नों के उत्तर देती है। टेरो रीडिंग के बारे में बहुत विस्तार से हमें समझाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, और कैसे टेरो रीडिंग से हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, किस तरह के सवाल हमें पूछने चाहिए जिससे हमें सटीक उत्तर मिल सके, कहां से आया है ये टेरो रीडिंग, किस तरीके से भारत में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और किस तरीके से टेरो रीडिंग के थ्रू हम अपने भविष्य को और उज्जवल और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ये सब समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में ज्योति जी। नमस्कार ज्योति जी। नमस्ते नीरज जी। देखिए, वैसे तो हमने जो एजुकेशन किया है वो इस फील्ड से बिल्कुल नहीं रहा है, और बहुत ही ज्यादा हायर एजुकेशन के बाद मैंने इस फील्ड को चुना है। और अगर आप कहेंगे तो प्रोफेशनली मैं एक टीचर भी हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में करीब 6-7 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ। लेकिन कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में क्रिएट हो जाते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, ये इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, और चीजों को जानने के बाद, पढ़ने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब मैं इसमें अंदर जाने लग गई डीप टू डीप, तो फिर कुछ कहानियां हैं मेरे जीवन में भी, पास्ट में भी, क्योंकि हर इंसान बहुत सारे पड़ाव से गुजरता है। दुख है या सुख है या जो भी इंसान निर्णय लेता है, तो मुझे भी किसी ने ऐसे ही कहा कि ऐसे ऐसे हैं, तो मैंने कहा ये क्या होता है। जैसे आपके क्वेश्चन थे बिल्कुल ही नेचुरल कि ऐसे कैसे प्रेडिक्शंस होते हैं। पर जब मैं उनके पास गई, उन्होंने सिर्फ मेरा डेट ऑफ बर्थ लिया और मुझे उन्होंने पास की 2-3 चीजें कही, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, और वो जो पॉजिटिविटी से मैं वहां से आई, फिर मैंने शायद पीछे मुड़ के दोबारा मैंने नहीं देखा होगा। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है टेरोट में, जैसे आपने बताया आपने एमकॉम किया है और आपने एमबीए भी किया हुआ है। जी जी। तो एमकॉम एमबीए कमर्शियल है पूरा जी। देखा जाए तो पूरा वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। अचानक से वाणिज्य के साथ जो आपका जुड़ाव था, वहां से कैसे आपका पूरा का पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया इस भविष्य वक्ता बनने के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग में? देखिए, जब बचपन से जो हमें माता पिता, जो भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, या जो हमने अपनी इंटरेस्ट से चूज किया, फिर जीवन जब आगे चलने लगा तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या कमी है, अपने में सुधार लाना है या जीवन में मतलब कुछ और करना है। मुश्किलों के गांठ खुल नहीं रहे थे कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत लेट पता चलता है कि आपको क्या करना है ना। तो अभी मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में भी था, मैंने काफी अच्छा किया है, बहुत सालों से मैंने बड़े बड़े स्कूल्स में काम किए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी गांठें खुल नहीं रही थी। आप उसको कोई भी कह सकते हैं कि क्या परेशानी थी। इंसान बहुत टाइम ऐसे जोन में जाता है जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही जब मैं बहुत लोगों से मिली, फिर भी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं किसी के पास गई, मैं वहां से आई, और जब मुझे ये चीजें के बारे में डीप, जब मुझे रहस्य वन बाय वन लेयर की तरह खुलता गया, तब मुझे लगा कि एक्चुअली में जीवन क्या है, अगर आपको जानना है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत जरूरी है। तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगने लग गई, और ये करते करते ना, आप सच मानिए कि मैं हील हो गई। तो मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि टेरोट ही क्यों? आप जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास बहुत सारे पहले से ही भविष्य बताने के तरीके हैं जो इंस्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। आपको टेरोट में ही इंटरेस्ट क्यों आया, पहला? दूसरा ये कि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ हीलिंग, जो आपने बताया जी, वो हीलिंग शब्द क्या है, हीलिंग का मतलब क्या होता है टेरोट में, वो कितना जरूरी है या क्या चीज है वो जरा एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो टैरोट ही क्यों, मैंने शुरुआत टैरो से की, लेकिन मैं वैदिक में भी गई हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी मेरा पार्ट है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आप चीजों को देखिए, टैरोट में सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक कार्ड से प्रेडिक्शंस हो गई। टैरोट को जानने के लिए भी आपको नंबर्स जानने पड़ेंगे। देखिए, 0 जो एक नंबर है, इन्फिनिटी जो शब्द की शुरुआत होती है, अनंत,
आप किसी भी चीजों में चले जाइए, भले शुरुआत जल्दी होगी या बहुत शॉर्ट टर्म में वो चीज आप सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने के लिए, समझने के लिए और प्रश्न को के माध्यम से इस चीज को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सब सीखना पड़ेगा। और ये जब आप सीखने जाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा नहीं रह जाता, समुद्र का ज्ञान आप आजीवन लेते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। टैरो कार्ड का जो चलन है वो आज कहाँ से आया है और कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और कैसे हमारे भारत में इतना ये प्रचलित हुआ है? अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न देश हैं हमारे, उनमें तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो शायद 2000 साल पहले से। हमारे देश में ये नया है। पहले के जनरेशन से देखेंगे तो ज्योतिष को सभी जानते थे, लेकिन ये एक नया विश्वास और अविश्वास इसलिए हो गया है कि लोग ये क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि ताश के पत्तों से कैसे भविष्य जाना जा सकता है। मैं खुद भी बहुत ये इसमें रहा हूं कि ना तो कोई अंक है ना कुछ है, बस ताश का पत्ता कोई उठाता है और भविष्य बताता है। टैरोट इटसेल्फ जो है वो कहता है रहस्यमय। जैसे कि जीवन भी आप देखेंगे, मेरी आपकी ये पूरा पृथ्वी जीवन ही एक रहस्यमय है। कहाँ से हम आते हैं, कहाँ से हम जाते हैं, सब कुछ एक रहस्यमय है। तो टैरोट जैसे कि मैंने बताया रहस्यमयी है। ये जो है सबसे पहला जो चलन था, इनको मनोरंजन के रूप में खेला जाता था। तो इनकी जो पेंटिंग्स होती थी, इंसान की जो सोच होती थी, फीलिंग्स होती थी, इस कार्ड के पत्तों पे उतारा जाता था। अच्छा। बाद में इसको कैसे ना कैसे इसके ऊपर रिसर्च करके इसके ऊपर भविष्य जाना गया। जैसे जैसे भविष्य लोगों ने इसके ऊपर ट्रायल करते गए और आगे ये चीज सटीक होती गई। तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज में तो इसका बहुत ज्यादा चलन है। अब तो खैर हमारे देश में है, आपको भी पता है, सभी को पता चल भी रहा है। तो टैरोट है क्या? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कार्ड्स होते हैं, कुल जो है 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें 2 भागों में जो है डिवाइड होता है, और पहला है मेजर अरकाना और दूसरा होता है माइनर अरकाना। और ये मैं डीप में नहीं जाऊंगी टेक्निकल, लेकिन थोड़ा मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये आप जब पत्ते देखोगे, या आपने टीवी में भी, सिनेमा में देखा होगा, या आपने अपने रील्स में देखा होगा कि बहुत रंगीन होते हैं ये पत्ते। इस रंगीन पत्ते में बहुत अजीब बात आपको ये भी दिखेगी कि ये कहानियां बड़ी अजीब होती है, कोई दुखद भी होगी, कोई सुखद भी होगी। हर कार्ड्स पे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला ही न्यूमरोलॉजी पे चला गया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को उसने रिलेट कर दिया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जितने भी पंच तत्वों का जो है जिक्र होता है हमारे ज्योतिष में, हमारे जीवन में, तो इनका जिक्र भी ऐसा होने लग गया। तो पंच तत्व जैसे आप कहें, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, और बताइए पांचवा, वायु जी। हाँ। तो ये पांचों तत्व जो है वो आपको कार्ड्स में मिलेंगे, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मैं आपको यही बताऊंगी कि इससे भविष्य जाना जा सकता है, लेकिन कैसे और कब जाना जा सकता है, इसका आपको सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि देखिए, किसी भी चीज में, आपके घर में कोई भी वस्तु है, जब तक आप उसको साफ नहीं करते तब तक वो गंदा रहता है, आपका बैठने का मन नहीं करेगा, राइट। और जैसे ही किसी भी वस्तु को आपने साफ कर दिया, वो वस्तु चमकने लगेगी, आप उसको देखकर खुश होने लग जाते, जबकि वो आपको कुछ दे नहीं रहा होता, लेकिन आपने उसको साफ कर दिया, आपने अपनी एनर्जी से, अपनी बॉडी का जो एलिमेंट्स है सारा आपने उस वस्तु पे लगा दिया, वस्तु चमकने लग गया और मन आपका खुश हो गया। तो घूम फिर कर कहाँ आता है ये मन। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है इस टैरोट पर। तो करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ था और कई देशों में चला, अब भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। नंबर्स की बात करें, रंगों की बात करें और पूरे पंच तत्वों की बात करें, आपको सारे इस कार्ड्स में मिलेंगे। अब आप एक चीज में आपकी छोटी सी यहाँ पर जिक्र और करना चाहूंगी कि देखिए, जैसे आपने कहा हस्तरेखा, तो हाथों में रेखा मिली, तो उसकी विद्या जो है पंडित जी ने लेना शुरू किया और बताना शुरू किया। दूसरा, मुख, मुंह को देखकर भी रीडिंग किया जाता है। अब उसके कोई नक्शे तो होते नहीं है मुंह में, देखेंगे कभी आंख किसी की छोटी होती है, लेकिन उसके फेस रीडिंग भी होता है। और सबसे अच्छी और बेस्ट चीज टैरो में ये होती है नीरज जी, कि अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि जब हम पैदा होते थे तो टाइमिंग्स हमारे जो है पेरेंट्स मिस कर दिया करते थे। तो अगर आपके पास टाइमिंग्स नहीं है ना, तब भी आपको टैरो प्रेडिक्शंस दे सकता है। ये तो बहुत सही बात बताई आपने, क्योंकि पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों में जो हमारे मम्मी डैडी हैं
उनको अगर मैं पूछूं कि आप कब हुए थे, तो वो बस बता देंगे सोमवार का दिन था और उस समय जी पूर्णिमा थी, ऐसा ऐसा कुछ बता देंगे। वो समय बोलो समय, तो फिर वो तुम्हारी दादी को याद होगा। मतलब किसी को एग्जैक्ट टाइम लगभग पता पता नहीं है, या तो फिर उन्हीं लोगों का एग्जैक्ट है। जैसे अभी हमारे परिवार में कुछ लोगों ने लिख के रखा होगा, कुंडली बनी होगी, उन्हीं को पता होगा जी एग्जैक्ट टाइम। कि जैसे आपने बताया कि टैरो जो है, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो भी वो बता सकता है। तो क्या ये जिस तरीके से कुंडली हमारे जन्म के समय से शुरू होता है और पूरा का पूरा वो शुरू होने के बाद जो हमारा जीवन काल होता है, उसको उस जन्म पत्री पे उतार दिया जाता है, जी तो क्या टैरो भी इसी तरीके से करता है कि अगर हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसकी पूरी जन्म कुंडली को बता सकते हैं, या वो बताता है कि ये पूरा होगा, या फिर वो कोई एक निश्चित समय है या उस पर्टिकुलर प्रश्न का ही उत्तर देता है वो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि टैरो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, यस और नो क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता था। ओ, ठीक है। और आपको ये हेल्प कैसे करता है कि कोई भी डिसीजन जो करंट सिचुएशन में आपको डिसीजंस लेने हैं, हाँ, है ना, या आपको उस चीज के बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, यस है यस, ना, तो वो चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आजकल की जो जनरेशन है उनको उनके पास पेशेंस कम हो गए हैं, पेशेंस नहीं है उनको। कोई भी काम, अभी जॉब चेंज करना है तो मैं करूं या नहीं करूं, है ना, अगर मुझे घर बदलना है तो मैं घर बदलूं या नहीं बदलूं, मैं इस दिन बदलूं क्या, समझ रहे हैं? तो एक तो ये यस और नो क्वेश्चन में जाता है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ सारा का सारा खेल है एनर्जी का, सारा का सारा खेल है। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि अभी इसमें से एक और चीज दर्शकों को बहुत उत्सुकता से, जैसे कि आपने मेरे से टैरो रीडिंग करवाई, ठीक है, तो मैंने आपको एक सटीक डेट दिया या 3 दिन का बोला, तो कि चलिए आप कीजिए। फिर आप किसी और टैरो के पास गए, उसको अब हो सकता है कि उसके पास कोई और कार्ड निकले, तब तो आप कहेंगे कि मैडम ये क्या है, आपने कोई और कार्ड निकाला, उन्होंने कोई और कार्ड निकाला। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, विश्वास का खेल है। तो कोई भी जब आप रीडिंग कराते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी से लेकर अगले 3 महीने तक का जो पीरियड है, वो आपको उस चीज को मानना है, रेमेडीज करनी है, और चीजों पर आपको स्टिक होके उसको मानना पड़ेगा। ओके, तो करीब करीब मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडिक्शन 3 महीने तक होती है, साल भर भी होती है, 1 साल भी होती है, जैसे जैसे कार्ड्स आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अ कार्ड ऑल्सो, बट बहुत लंबे समय तक नहीं की जा सकती। जब आप प्रश्न कर रहे हो किसी भी टैरो रीडर से, जैसा कि उन्होंने बताया, तो आपकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा, जो आपकी मनस्थिति है, वो बहुत कंफ्यूजिंग ना हो। आपका जो प्रश्न है वो इतना स्पष्ट हो कि जो भी रीडर है, टैरो रीडर है, या ज्योतिष है, या वैदिक ज्योतिष है, या अंक ज्योतिष है, वो स्पष्ट आपके प्रश्न को समझ सके। मैम से भी हमारी बात हो रही थी, ज्योति जी से भी, और हमने और भी कई हमारे ज्योतिष जो है उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जब प्रश्नकर्ता का प्रश्न एकदम स्पष्ट होता है, जी तो उत्तर देने वाले जो माध्यम होता है वह भी एकदम स्पष्ट उत्तर देगा। जी जैसे एक मिरर है, एक कांच है, वो उसकी फिल्म जितनी क्लियर होगी, जितना साफ होगा, आपका चेहरा उतना ही सुंदर उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। जी तो शायद उसी तरीके से कि आपका जितना स्पष्ट आपका प्रश्न होगा, जितना क्लियर होगा, जितना वाइब्रेंट, और क्या कह सकते हैं उसको, सिंगल एक पर्टिकुलर स्टैंड लेके आप जो प्रश्न करोगे, उसका उत्तर स्पष्ट मिल जाएगा। कभी भी यस नो क्वेश्चंस हो आपके पास, या कभी भी अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमें क्या करना है, अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, उसमें से कौन सा चुनना है, तो टैरो को जरूर जरूर चुनिए, मैं ये कहूंगी। और आप जहां तक कहते हैं प्रिडिक्शन का विश्वास और नहीं विश्वास करने का, तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने कहा, आत्ममंथन। आप वैसे ही इंसान होते हैं, लेकिन आपकी किसके साथ बनती है, आपको किसके साथ बैठना उठना अच्छा लगता है, वो आपको महसूस होता है। तो जब भी आपको ये फील होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, जब तक वो फीलिंग नहीं आता है तब तक हम मत जाइए। लेकिन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए होगा, मुझे लगता है कि टैरोट ये जवाब देता है। आपको विश्वास करना है, और जो भी सजेशंस और रेमेडीज रीडर्स के द्वारा दिए जाते हैं, 3 महीने तक एटलीस्ट आप स्टिक रहिए उस चीज पर, करिए उसको, समझिए उसको। आपसे लोग किस किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, कि आजकल जो प्रश्न होते हैं, जी और
कैसे प्रश्न होते हैं, किस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो परेशान हैं? देखिए, क्वेश्चंस जो आते हैं आजकल ज्यादा से ज्यादा मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं। हाँ। और जैसे कि घर में आजकल पत्नी है, फिर भी उनकी इच्छा होती है कि वो बाहर जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर हम बात करें तो ये भी होता है। अब इसका देखिए, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले देखिए, सबसे पहले इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तो आप अगर आपका पति और पत्नी का भी मन मुटाव है तो शाम तक जो है आते आते वो मन मुटाव जो है वो संभल जाता था, बैलेंस हो जाता था। क्योंकि फिर और अब भी आज के जमाने में इंटरनेट है, कमरे हैं, लोगों के पास स्पेस है, तो वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये हम इम्पोर्टेंस नहीं देते तो क्या हुआ, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जरिया बहुत इंटरनेट का है, ऐप का है। तो खैर, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर ये कि मेरे 10th में मार्क्स कितने आएंगे, एक्स मेरा वापस आएगा कि नहीं, मैडम मुझे ये बता दीजिए कि 3 साल से नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कर रही है कि नहीं कर। ये नॉर्मली आजकल आप मैं कहूँ तो ज्यादा क्वेश्चन 65% यही है जो मोर देन 50% है मेरे हिसाब से। तो अभी रिसेंटली एक लेडी आई थी और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी शादी हुई है और मेरी ये दूसरी शादी है और उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ और अब क्या होगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, आप मेरी किस तरीके से मदद कर सकती हैं। आपकी दूसरी शादी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप वापस जाना चाहती हो जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं। तीसरा, क्या वो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब आप वहां से आई थी, एक देखिए, कोई भी किसी को छोड़ना एक दिन में नहीं होता है, नहीं। आप पहले से मन बना लेते हो, लेकिन जब तक वो चीज निभता है, आप निभा रहे हो, चल रहा है, फिर जब बाल्टी भर जाता है तब आप सोचते हो कि नहीं, अब टैप को बंद करना जरूरी है, नहीं तो पानी बर्बाद हो जाएगा। सेम आप भी वैसे ही सर्कमस्टांसेस से आए होंगे। तो जब हमने उनके कार्ड्स चेक किए तो कार्ड्स, मेरे कार्ड्स देखिए, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं अपने कार्ड्स को भी नहीं कहती नेगेटिव, तो मैं अपने कार्ड्स को भी ये कहती हूँ कि कोई चीज नेगेटिव है तो वो इसलिए है कि ताकि कल जो आने वाला है उसको आज आप करेक्ट कर सकें। ओके, राइट। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आप वापस तो आप चली जाएंगी, कुछ रेमेडीज या कुछ काउंसलिंग करके, या उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम आपके हस्बैंड की काउंसलिंग करा लेंगे, ठीक है, आपकी काउंसलिंग करा लेंगे, तो हो सकता है आप साथ भी चले जाएं। लेकिन जो मेरा कार्ड कह रहा है और जो पर्सनालिटी आप हैं, आप उनके साथ रह नहीं पाएंगी, क्योंकि दोनों ही शेर हैं, एक जंगल में 2 शेर रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी सेकंड मैरिज है, आप किसी को प्यार करते हैं तो आप सेक्रीफाइस जरूर करेंगे। क्वेश्चन फिर आप पे आता है, आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैं तो ठीक है, एडजस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने हस्बैंड को भी लेकर आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हस्बैंड तो नहीं आएंगे मेरे, मैं ही आऊंगी तो मैं आऊंगी, अभी मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये मेरा सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज मेरा 2-3 दिन में ही खत्म हो गया था। तो जो उनका कार्ड आया था, कार्ड का मैं नाम आपको लेना चाहूंगी, डेविल का कार्ड था। अभी क्या था कि उनकी जब तीसरी शादी होती ना तो ही चलती, ओके, दूसरी शादी भी उनकी नहीं चलती। अब इस तरीके से मैं उनको कह नहीं सकती थी कि भाई आपकी तो दूसरी भी नहीं चलेगी, आप एक काम कीजिए, तीसरे का वेट कीजिए। तो मैंने उनको ये समझाया, देखिए अब आपको 2 चीजें समझनी होगी, आपको उनके साथ रहना है तो ये आजीवन, अगर आप प्रेम करती हैं तो आजीवन, उन्होंने कहा आप रहना आप प्रेम करती हैं उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं प्रेम तो करती हूँ। तो मैंने कहा आप प्रेम करती हैं तो आप रहेंगी, क्योंकि आजीवन आपको स्वीकार लेना है कि ये ऐसा ही है, एक्सेप्टेड, और उस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रेम नहीं करते तो मूव ऑन हो जाइए, फिर आप फिर देखेंगे, जीवन तो आज का जीवन है, अब कल क्या होगा वो जीवन थोड़ी ना है। अच्छा ज्योति जी, आप अंक शास्त्र में भी बहुत रुचि रखती हैं और उसमें भी आपको बहुत महारत हासिल है जी। तो मैं कुछ 1 से 9 के नंबर्स के बीच में जी आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मेरा नंबर 7 है जी, ठीक है, मैं पहले अपने बारे में पूछ लेता तो मेरा नंबर है 7 जी, तो आप मेरे बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, नंबर 7, तो सबसे पहले आपने सिर्फ मुझे 7 का जिक्र किया है, तो मैं ये समझूंगी कि तारीख आपकी 7 होगी जी, जी, राइट जी, जी। तो ये हो गया मूलांक, सबसे हाँ, पहले तो आपको ये समझना है हाँ। तो मूलांक 7 नंबर, जैसे आप भी हैं, तो सबसे पहले ये ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनको एक ही काम में अगर आप रखेंगे ना तो बहुत जल्दी बोर महसूस करने लग जाएंगे, इनको अपना जोन, अपना स्पेस, अपनी आजादी बहुत प्यारी होती है। दूसरा, हर काम में परफेक्ट होते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैं कोई भी छोटा सा काम करूं लेकिन परफेक्ट हो, मतलब जब तक मैं वाव नहीं कहूंगा ना तब तक मैं दुनिया को वो चीज नहीं दिखाऊंगा।
अब हाँ करते रहिए, ना करते रहिए, दर्शकों को ये भी पता चलना चाहिए आप ऐसे हैं कि नहीं है। और 7 नंबर वाले अपनी जो बीवी है ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा उनको देते हैं, चाहे वो जैसी भी है अपनी जिंदगी में, और आगे मोटिवेट करते रहते हैं लाइफ में कि हाँ छोटा ही सही पर आप जरूर कीजिए, और बहुत इज्जत और सम्मान भी रहता है। और नेगेटिव भी है 7 नंबर वालों के लिए। अरे वाह, ये बताइए। जी, 7 नंबर वालों के लिए नेगेटिव ये रहेगा नीरज जी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर जहां मुझे खराब लग रहा है वहां मैं थोड़ा गोलमोल बातों से उसको ना बोलूं। कई बार आप देखेंगे कि सटीक जो लोग होते हैं वो आपको बोल देते हैं नहीं, लेकिन 7 नंबर देखा आपने पूरा का पूरा, सबसे पहले आप एक स्लैंटिंग लाइन रहती है, स्लैंटिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो, और एक स्लीपिंग लाइन रहती है 7 नंबर में। तो स्लीपिंग और स्लैंटिंग का जो कॉम्बिनेशन है कि मैं सीधा भी तो हूं पर मैं वैसा उल्टा भी हूं, वो है कहते हैं ना टेढ़े हो पर मेरे वाला है, तो वैसे बहुत ही रसगुल्ले की तरह मीठा चाशनी में वो ना कह देते हैं। तो नेगेटिव है पर ठीक है, लोगों को बुरा नहीं लगता तो वो अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूं एक बार ना आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा विस्तार से ना सही, छोटे छोटे उसमें आप 1 से लेके 9 नंबर तक जो भी हमारे लोग हैं जी, इनके जीवन में क्या उनको प्रेरणा मिल सकती है, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से इनका स्वभाव होता है और क्या इनको इस साल करना चाहिए। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 9 नंबर तक हम लोग चलते हैं ताकि आप इन हमारे दर्शकों को भी थोड़ा इस पॉडकास्ट से फायदा हो, इससे उनको जानकारी मिले। देखिए शनि का साल है, शनि को मनी भी कहा जाता है, शनि आपका अच्छा है तो पैसा भी आप दबा कर कमाएंगे। और ये साल आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी सर्विस वाले हैं, उन्होंने पैसा का बहुत कमाया है, खर्चा किया है तो खर्चा भी बहुत किया है ये साल स्पेशली। तो सबसे पहले चलते हैं हम 1 नंबर। 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा ये साल नहीं रहेगा, क्योंकि 1 जो नंबर है वो सूर्य का नंबर होता है, नंबर 1 सन रूल करते हैं इस पे। और आपने तो इतिहास पढ़ा ही होगा, बेटे और पिताजी की कितनी पड़बंदी थी, तो बहुत ज्यादा जो है करियर के मामले में और लव लाइफ में भी इतना बहुत खास नहीं गया है। तो अगर 1 नंबर वाले कुछ कर सकते हैं तो छोटी सी रेमेडीज ये हैं कि बहुत जल्दी तो नहीं आप उठ पाएंगे, लेकिन अगर 9 बजे से भी पहले आप उठ पाते हैं तो जल जरूर अर्पण कीजिए सूर्य को, और अगर उगता हुआ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अक्षय कुमार से सीखिए, वो भी करते हैं ऐसा। उसमें जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और उनको अर्पण कीजिए। 2 नंबर वाले पे चलते हैं। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर होता है, मून का नंबर होता है, और शनि और मून का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा भी बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं माना जाता है। 2 नंबर वाले कुछ कर सकते हैं तो इस साल बहुत ज्यादा पानी पिए। पानी तो सबको ही पीना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि जितना आपका ओवर थिंकिंग है वो ओवरकम हो पाएगा। नंबर 3 जो है जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, और गुरु और प्लस फिर शनि आ गए। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जिनका सबके साथ बन जाता है। गुरु होते हैं ना, कैसा भी बच्चा हो क्लास में अपना, हाँ सब अपने हैं, तो वैसा उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी गुरुवार का दिन आएगा आपको एक अपना ये जो बीच का सेंट्रिक पॉइंट होता है ना, जिसको हम चक्र बोलते हैं, अगर आप हीलिंग में जाएंगे तो आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, यहाँ पे बीच में मध्य दोनों आईब्रो के बीच में पीले रंग का कोई भी टीका या हल्दी चंदन जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो लगाइए। और चौथा नंबर जो होता है 4 नंबर, वो राहु का होता है। राहु तो वैसे ही वो छाया ग्रह है, वो प्लैनेट में, ग्रहों में नहीं लेकिन छाया ग्रह में जरूर आते हैं। तो 4 नंबर के लिए मैं ये कहूंगी कि कोई भी एक्सरसाइज, स्पेशली जो पैरों का यूज हो, फुटबॉल खेलिए या जिसमें आपको दौड़िए सुबह उठ के, तो उतना आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर वाले जो रहते हैं ना वो खेल कूद में बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। 5 नंबर मरकरी का है, बुध। तो बुध वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, अगर आप म्यूजिक सुन सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनका माइंड आप कैसे भी डाइवर्ट कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं गणेश जी। बुधवार के दिन स्पेशली अगर दुर्वा चढ़ा सकते हैं आप, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हर दिन एक अच्छा सा आपकी मनपसंद का 3 मिनट 2 मिनट म्यूजिक सुनिए। और 6 नंबर वाले वीनस, शुक्र। तो 6 नंबर वाले थोड़ा ना बड़े ही अटपटे करके इंसान होते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 6 नंबर वालों के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपका जो पेट है, तो पेट में जो नाभि है उसमें परफ्यूम लगाइए गुलाब का। अच्छा। हाँ, वो आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी, पैसा भी, और वो थोड़े ना मतलब कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत ही रोमांचित तरीके से करना चाहते हैं। 6 नंबर वाले। मैं भी 6 नंबर की हूँ इसलिए जी। और 7 नंबर वाले केतु का होते हैं। केतु जो है आपने देखा ही होगा, उनके पास दिमाग नहीं होता, शरीर होता है। तो केतु वालों को सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि कुछ मत कीजिए, आपको शिव जी और दुर्गा जी दोनों में से जो भी भगवान पसंद है आप लग जाइए, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट कोई भी म्यूजिक चलाइए
देखेंगे फास्ट म्यूजिक, जैसे शिव जी का आप तांडव वाला म्यूजिक देखेंगे, दुर्गा जी का वो नंदनी नंदनी वाला म्यूजिक देखेंगे, बस 2-3 मिनट आप चला लीजिए और अपने आप को चैनलाइज कर लीजिए। और अगर आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं 7 नंबर वाले तो वो भी कर सकते हैं, नो डाउट। 8 नंबर शनि का है, तो शनि का आपने देख ही लिया, शनि के लिए कुछ नहीं करना है। जो भी पतला चितला आप गरीब आदमी देखेंगे कि जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सामान को ढो रहा है, जब भी आप उनको देखे ना, एक टाइम का जरूर खाना खिला दें, चाहे वो वड़ा पाव समोसा जो भी आपकी क्षमता के अनुसार से है। 9 नंबर वाले मार्स मंगल का होता है, तो मंगल वालों के लिए ये है कि हर मंगलवार को छोटी छोटी जो बच्चियां अगर आपको मिले आसपास, चाहे वो गरीब हो या जैसे भी वर्ग के हो, आप उनको टॉफी चॉकलेट कोई भी मीठा दीजिए, क्योंकि मांगलिक तो खैर मांगलिक एक अलग हो जाएगा, लेकिन उनका मंगल बहुत हाई होता है, तो उनका गुस्सा भी उतना ही अच्छा होता है, सरकारी नौकरियों में भी उतना ही जाते हैं, तो उनको मीठा जितना खिलाएंगे उनका गुस्सा थोड़ा सा बैलेंस में आता है। तो ओवरऑल हर साल अच्छा होता है, ये भी साल अच्छा है, लेकिन खास है, बस मैं ये कहूंगी शनि इज मनी। धन अर्जन की कोई अगर विधि या कुछ हो जो कर सके लोग, तो ये बताइए। देखिए, धन अर्जन आपको सबसे पहले ना ये समझना होगा कि जब आप काम करते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो जब आपको ये चीज पता है कि मैंने पूरा दिन काम किया है और तब जाके मुझे 2,000 रुपए मिला है, तो वो आप जब खर्च करते समय यूं ही खर्च कर देते हैं, तो आपको ये भी फिर समझना होगा कि वो जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। बिल्कुल राइट। तो अगर आप मेहनत करते हैं और उस चीजों को सच में आप समझते हैं, सीखते हैं, तो पैसों का सबसे, देखिए कोई भी मंत्र मैं आपको दूंगी, करना आपको ही है। राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, आप एक सबसे पहले ना आप शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि मेरे एक्सपेंसेस क्या है, मेरे इनकम क्या है, और जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से 0.5% या 1% सबसे पहले तो सैलरी आते ही आप दान कर दीजिए। किसी को भी, आप एनजीओ में कीजिए, आप गरीब ऑर्फेंज में दीजिए, जहां पर भी दीजिए, अपनी पूरी सैलरी का 0.5% 1% आपको पहली चीज तो दान करनी है। तो जितने भी ग्रह पूरे महीने का होगा पहले बैलेंस हो जाएगा। ओके। और शनि का साल है, तो शनि तो वैसे आप देखेंगे कि जितना आप गरीब जो लोग होते हैं या जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनको आप जितना खुश कर सकते हैं, पहला तो आपको ये देना है कि अपनी सैलरी में से आपको कुछ परसेंटेज 0.5-1% दान करना जितना है, जो दे सकता है। जी बिल्कुल। और दूसरा आपको ये करना है, सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ तो जीना होगा एंजॉयमेंट के साथ, जो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी, जहां आपको लगता है कि बहुत जरूरत है, आप लोग बहुत समझदार हैं यहाँ पे, मंत्र से ज्यादा आपको खुद अपने एक्सपेंसेस और इनकम को राइट डाउन कीजिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे ना उतने ज्यादा आप हर चीज में माहिर होते जाएंगे। और तीसरा, अगर एक चीज और कहूंगी जो बहुत आप टोटका भी कह सकते हैं, कौड़ी आपने सुना है, कौड़ी? हाँ, है ना, तो कौड़ी को लीजिए। जो हमारे दर्शक नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि जी। कौड़ियां जो होती हैं वो समुद्र के किनारे वगैरह भी मिलती हैं। जी जी। ठीक है, वो घोंगे जैसी ही होती हैं, छोटी छोटी कौड़ियां। हाँ, ठीक है। 5 कौड़ी ले लीजिए और उसमें थोड़े से सौंफ डाल दीजिए और उसको ना गांठ बांध दीजिए, है ना, जो रोली मोली आता है ना, मोली, उसको आप बांध दीजिए और लाल कपड़े में आप थोड़े से पैसे डाल के, जितने भी आजकल, क्योंकि आजकल तो लोग कैश रखते नहीं है, तो जहां पर भी आपके पैसे रहते हैं वहां पर उसको, पोटली को आप डाल दीजिए और भूल जाइए। तो कभी भी जब भी आपके पास पैसा आता है या आप लेते हैं तो वहां से लेन देन कीजिए, लेकिन आप एक चीज जरूर देखेंगे वहां पर कि वहां का पैसा थोड़ा ही सही रहेगा, जरूर खत्म नहीं होगा। क्योंकि मेरे घर में खुद के मंदिर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक पात्र है, उसमें मैंने कॉइन्स रखे हुए हैं और मैं उसमें से लेती भी हूँ और देती भी हूँ, और पता नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, लेकिन मुझे कभी वो पात्र खत्म नहीं दिखता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये बहुत खास ये वाला बात सब है। लोग ट्राई करिए, मैं खुद भी करने वाला हूँ ये वाला ट्राई। ये सबसे अच्छी चीज बताई आपने। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को एक आप लाइव एग्जांपल दिखाएं टैरोट का, कि टैरोट होता क्या है और कैसे दिखते हैं ये कार्ड्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा इनका टैरोट ले आइए। तो ठीक, देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैंने इसको पर्पल कलर के कपड़ों में रखा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ये ऐसा कुछ है क्या, ये किसी कलर स्पेसिफिक होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये चीज मैं इनको बताना चाहूंगी कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ज्यादा नहीं बोलना है, यहाँ पर पहले आते ही घंटी बजानी है, सबके रूल्स होते हैं। लेकिन अंदर का क्या रूल्स होता है, शरीर जो हमारी आत्मा, उसका रूल्स क्या होता है, उसका रूल होता है फीलिंग्स।
कि जिसके पास दिमाग नहीं होता, या आप ऐसे सेंटर चले जाइए जहां पर लोगों को मेंटली प्रॉब्लम है, वहां पर भी अगर आप उसको मारेंगे तो वो आपसे ऐ करके बात करेगा, हटेगा। और अगर आप उसको प्यार से टच कर रहे हैं तो वो और आपके पास आना चाहेगा, है ना। तो उसको कहते हैं महसूस करना, फीलिंग करना। जी तो आप इस टैरो में स्पेशली ये चीज है कि आप जो भी फील करते हो ना उस टाइम, क्योंकि हम एज अ रीडर बहुत सारे डिसिप्लिन अपनाते हैं अपनी लाइफ में, प्रतिदिन का एक चर्या होता है कि आज हमें ये चीज करनी ही करनी है। इंट्यूशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो टैरो में। क्या मैं ये टैरो एक बार अपने दर्शकों को दिखा सकता हूँ? आप दिखा देंगे एक बार? देखिए, ये टैरो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ और ये टैरो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। ये टैरो कार्ड्स होते हैं, ये जो बिगिनर्स होते हैं वो बिगिनर्स ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी होता है। बस थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत होती है और प्रैक्टिस की। ये वही टैरो कार्ड्स है जो आपका भविष्य बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी सारे जैसे सवालों के जवाब इसमें छुपे हुए हैं। देखिए, जैसे ये अब मैं शफल कर रही हूँ इसको। मैंने इसमें से सिर्फ थोड़े से कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि अभी हमारे सवाल नहीं है। और फिर हम इनको बिछा देते हैं। लेकिन इसमें जब प्रश्न जो इंसान पूछ रहा होता है उसका विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टैरो पे विश्वास नहीं करते हैं तो ये टैरो फिर आपके लिए नहीं है। अब देखिए, मैं इसमें से एक रैंडम सा मैंने कोई एक कार्ड उठाया है, रैंडम सा एक कार्ड है। ठीक। अब इसको ज्योतिष से भी मैं कनेक्ट कर देती हूँ थोड़ा, और न्यूमरोलॉजी से भी। थैंक यू। देखिए, इसमें बहुत सारे रंग हैं, देख सकते हैं, बहुत सारे रंग हैं। ठीक। इसमें सारे पंच तत्व की जो हमने बात की थी, आपको पूरे पंच तत्व मिलेंगे, पूरे। आप जूम कर लीजिएगा, आप दिखा दीजिएगा दर्शकों को। जी, इसमें आपको पृथ्वी भी मिलेगा, आकाश भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, अग्नि भी मिलेगी और वायु भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके तो ज्योतिष से भी कनेक्टेड होंगे। अब एक चीज और, जैसे कि 12 राशियां होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप वैदिक में जाएंगे तो 12 राशि होती है। उसी 12 राशियों के को मद्देनजर रखते हुए हम टैरो में टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं। एक महीने का टाइम पीरियड होता है कि ये काम, ये कार्ड आया है तो ये इतने दिन में होगा, ये कार्ड आया है तो इतने ही दिन में हो जाएगा, या ये कोई और कार्ड आया जो लंबे समय होगा तो 3 महीने में होगा, और शायद वो साल भर के लिए भी। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, ये इतने रंग बिरंगे कार्ड होते हैं कि आप जब इसको देखेंगे, जो टैरो रीडर्स होते हैं उनके लिए जान होती है, ये एक्चुअली हमारे लिए जान होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 1 दिन 2 दिन रीडिंग्स नहीं हुई या हम कहीं चले गए, तो ये हमें इनके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि ये हमारी एनर्जी है, इसमें जो हमारी प्योर एनर्जी है, जो हमने कि पहले भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो थे साधना करते थे, है ना। तो साधना में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ जाती थी। तो आपने देखा होगा कि मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी छूते ही कह देते थे, अरे ये इंसान 3 दिन में जाने वाला है, या ये इंसान के साथ 3 दिन में ऐसा होने वाला है, क्योंकि उनके पास वैसी एनर्जी हुआ करती थी। तो टैरो में भी ऐसा क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं, अब मैं स्पेशली क्या करती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स को चार्ज करना पड़ता है, हर दिन भी चार्ज कर सकते हैं और हर 2 दिन में भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो 1 महीने में पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या, तो अमावस्या के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन सारे कार्ड्स को एक क्रिस्टल बॉल में रख दिया जाता है और उसको मून के सामने रख देते हैं, ताकि पूरी रात या 6-7 घंटे मून के अंदर रहता है और कार्ड चार्ज हो जाता है। अब सवाल आपके मन में आएगा, मून ही क्यों, सन क्यों नहीं? सन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो सन में भी उतनी है और मून में भी उतनी है। अगर आप सन से कर सकते हो, सन से कर सकते हैं, क्योंकि हम कैंडल जला के भी करते हैं, तो वो भी एक अग्नि हुई, सन हुआ। जैसे आपने पहले ही बताया कि जो पंच तत्व है, जिसे रामचरितमानस में भी लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या बना शरीरा। तो ये पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड उसी पे चलता है। तो जैसे हमारा शरीर ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर है, अग्नि पर निर्भर है, हम अग्नि पर हमारा भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया निर्भर है, हम उसी से, अग्नि से ही चार्ज होकर चलते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो टैरो कार्ड है वो भी अग्नि से, सूर्य के प्रकाश से, चाहे वो सीधे सनलाइट हो, चाहे वो थ्रू चंद्रमा हो, या फिर कैंडल लाइट हो, ये तीनों तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। या हर रीडर्स के अपने अपने कैसे वो उनकी सुविधा के हिसाब से वो कैसे करते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपके बातों के बाद जो मेरे मन में, आप कह लो, एक जिज्ञासा जागी है, या मुझे पूछना था कि अब तक ये बॉलीवुड फिल्मों में
ये जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, इनको इतना ज्यादा डरावना सा ऐसा ब्लैक सा कुछ, वो यहाँ 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 टैटू, ये इतने सारे मालाएं, हार, अच्छा आपने भी कुछ पहने हुए हैं, कुछ तो अच्छा जी। आपने भी पहने हुए हैं, जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इनका क्या रहा मतलब राज होता है, क्या रहस्य, ऐसा क्या जरूरी है पहनना ये, या फिर वो बॉलीवुड वाले जानबूझ के इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए कैसा है कि जब भी आप वैदिक में भी जाएंगे तो स्टोन्स का बहुत महत्व होता है, और ये सब स्टोन्स ही हैं। अच्छा। ये कुछ ऐसा कोई मतलब स्पेशल ऐसा कुछ हम पहनते हैं सिर्फ टैरो के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हम इसको ब्रेसलेट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो मैंने देखी, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है व्हाइट कलर का, मून के लिए है, चंद्रमा के लिए है, ओके। कि मैं थोड़ा सा ठंडा रहूं, मैं बैलेंस रहूं, क्योंकि ओके। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे पास, तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में जाती है, तो पॉजिटिव उनके पास जाती है तो खुश होकर चले जाते हैं। हाँ। पर नेगेटिव भी तो मैं कंज्यूम कहीं ना कहीं कर रही हूँ, तो जी, उन्हीं के इतने जो वो जो नेगेटिव वाइब्स उनके शरीर से या ऊर्जा कह लीजिए जो आते हैं, उसको ही प्रोटेक्ट करते हैं मेरे स्टोन्स, ऐसा मेरा मानना है। ओके। तो अभी क्या होता है कि जब ये हम लेते हैं मार्केट से, तो हम ऐसे ही नहीं पहनते, हम इनको चार्ज करते हैं। और ये चार्ज भी हम एलिमेंट्स, जैसे कि आप बहुत सारे लॉजिकल भी आप जाएंगे साइंस में, तो एलिमेंट्स जो है वो बहुत मतलब कि बहुत ही ज्यादा सटीक है, और इनके उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है। देखिए ये मून के लिए है, ये जो है ये लव के लिए है, कि मुझे अच्छा। प्यार मिलता रहे, ये जो भी मैं काम करती हूँ मेरा काम आगे बढ़ता रहे। तो ये जो ये आप देखिए ग्रीन कलर का, तो ग्रीन एवेंचुरा है, जो काम मुझे मिलता है जो भी है, मैं मतलब मैं बढ़ती रहूं, मेरा काम बढ़ता रहे, इस तरीके से है। अलग अलग यूजेस हैं सबके, लेकिन सबको चार्ज किया जाता है। और पर्टिकुलरली हम एक हम इनको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ पहनते हैं, और डिसिप्लिन के साथ उतारते हैं, और दिल से ज्यादा करीब रखते हैं। तो देखिए इन्होंने जैसे बताया कि सबसे मुख्य बात यह है कि आपका विश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए। जैसे इन्होंने पहले ही बताया कि इनका जो ब्रेसलेट है, इनका ऐसा मानना है कि वो जो व्हाइट ब्रेसलेट है वो चंद्रमा का प्रतीक है, जो इनको शांत रखता है और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा आने नहीं देता। तो सब यहाँ बिल्कुल ये शायद वही प्रक्रिया है कि आप जितना विश्वास करेंगे और जितने क्लियर माइंड से, जितने विश्वास के साथ, जितना क्लियर होकर आप प्रश्न पूछेंगे, उतना ही सटीक, सही और क्या बोलते हैं असरकारी उत्तर आपको जरूर मिलेगा। ये मेरा भी मानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की है, और बहुत सारे जितने भी हमारे ज्ञानी जन हैं, गुरुजन हैं, उन लोगों से जब मैं मिलता हूं तो उनका सबसे पहली बात ये होती है कि विश्वास का खेल सब कुछ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास का फल आपको मिलता ही है, उसका उत्तर, उसका जवाब आपको मिलेगा ही। इनफैक्ट अगर हम ज्योतिष की भी बात करें तो उसमें भी जो कुंडली होती है वो हमको पूरे जीवन का सारांश बताती है। उसमें भी हमारे फल कम या ज्यादा हो सकते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट राइट, उसमें भी फल हमारे कम या ज्यादा हो सकते हैं हमारे कर्म के हिसाब से। एक समय पे पैदा हुए दो बच्चे जो हैं, दोनों के लाइफ में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उनके कर्म कैसे हैं। वो अच्छे कर्म में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स को अपने पास ला रहे हैं, तो वो अच्छा कर लेंगे। और अगर कोई परेशानी ज्यादा है उसको इसलिए हो रही होगी क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं होंगे शायद। देखिए अब कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो इंसान होते हैं वो भी इसमें जाते हैं, क्योंकि कई बार आप लॉजिकल होने के बावजूद भी आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाते हो। तो जब आप यहाँ आते हो, आप ये सोचिए अगर आपको भरोसा नहीं भी होता है, लेकिन आप किसी इंसान के पास जाते हो जो आपके बारे में आपकी काउंसलिंग कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है। देखिए दिमाग और दिल आपको पहले से पता होता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो माइंड से, लेकिन कहीं सामने वाला जो किसी भी उस चीज में एक्सपर्ट है और वो आपको कह देता है, तो तुरंत आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मानने लग जाता है कि भाई मैं तो पहले से मान रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर जब आपने मुझे कहा तो लग रहा है कि हाँ ये सही कह रही है। तो आपको वो भी एनवायरनमेंट समझना होगा। इवन अगर हम बॉलीवुड की बात करें, इवन देखिए बाहर फ्रांस, यूरोप, इजिप्ट, इन सब में तो पहले से है। इवन अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो मोर देन 70% जो हॉलीवुड है वो टैरो को मानता है। इवन अपने बॉलीवुड में आप जितने भी छोटे पर्दे या बड़े पर्दे के लोग, सालों से वो टैरो करवा रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने जैसे बताया था कि टैरो कार्ड जो भविष्य है बताने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो सबसे सटीक उत्तर प्राप्त कर सकता है प्रश्नकर्ता, उसका विश्वास होना बहुत जरूरी है इस प्रक्रिया पर। अगर इस प्रक्रिया पर, इस टैरो रीडिंग वाली प्रक्रिया पर उसका पूर्ण विश्वास है, तो वो किसी भी तरीके से अपना जो प्रश्न करता है वो उसका सटीक, सही और
मैं ये कह सकता हूँ कि 99.9% एक्यूरेट आंसर पा सकता है। तो जी। जरा मुझे ये बताइए कि विश्वास और अविश्वास जो आपने बताया, ये कैसे आदमी करे कि हाँ ये विश्वास, और इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो अगर चलिए आप वैदिक से हम शुरू करते हैं, रामचरितमानस। हाँ, उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रश्नावली है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे शब्द आपको एक बॉक्स के अंदर 15 बाई 15 के बॉक्स मिलेंगे हाँ आपको, हाँ राइट? हाँ 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 तो 15 बाई 15 के बॉक्स के अंदर हर एक में एक शब्द दिया हुआ है, हाँ ठीक है? हाँ तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, आप आइए और शब्द को चुनिए, हाँ। और जो भी शब्द आप चुनेंगे तो जो 9वां शब्द है उसमें वो ऐड होता चला जाता है और वो एक चौपाई सा बन जाता है, यस। राइट? और वो चौपाई जो भी निकलेगी, आपको जो वहां पर पंडित हैं या जो भी उनके मैसेंजर्स हैं, वो आपको उसके मतलब बता देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे भी प्रश्नावली होती है, और आप वैदिक में जाएंगे तो वहां पे भी आपको प्रश्न कुंडली होती है, लेकिन आपका क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे हाँ है ना है, हर एक कॉइन साइड जो होता है कि आप देखेंगे उसमें हेड भी है, उसमें टेल भी है, तो वो दोनों चीजों में पॉसिबिलिटीज रखेगा आपकी। और जैसे कि अभी रिसेंटली आपको मैं अपने केस के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि उनकी मेरी जो एक्स है, मेरे एक्स हैं, और हर महीने में या हर 3 महीने में वो मेरे पास आ जाते हैं और फिर वो मुझे इमोशनली अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, और मैं चली भी जाती हूँ क्योंकि अटैचमेंट है मेरी, लेकिन मैं मैम यहाँ से मूव ऑन होना चाहती हूँ और मैं नहीं हो पा रही हूँ, इसका मुझे क्या है आपके पास रेमेडीज? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप ही के पास है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा आप ये बताइए, हर महीने वो आता है, हर महीने आप चली भी जाती हैं क्योंकि आपका अटैचमेंट है, जो भी आपकी बातचीत होती है, आप ये बताइए कि जब वो आपको छोड़ के जाता है और फिर वो आ जाता है, तो ऐसे आना और जाना आपको खुद लगता है कि वो आपसे प्रेम करता है? क्योंकि अटैचमेंट आपका है तो वो आप ही का है, सही, राइट? अटैचमेंट उनका भी होता तो आपको छोड़ के ही नहीं जाता, बिल्कुल, राइट? तो जब आप उनसे नहीं छोड़ पा रही हैं और ये आपको हर दिन काटेगा, हर महीने काटेगा, और हो सकता है कि 1-2 साल तक जब तक कंप्लीटली कोई मिल ना जाए या मूव ऑन नहीं हो जाए, तब तक आप नहीं निकल पाएंगी, राइट? तो इसका एक ही आंसर था कि आपको स्ट्रिक्टली, क्योंकि जितना कहा जाता है कि आप किसी से भी प्रेम करें, कितना भी प्रेम करें, उसको अगर छोड़े तो क्षण भर में भी ये क्षमता आप में होनी चाहिए। नहीं है तो वो सच में अटैचमेंट है, टेम्पररी है, और टेम्पररी चीजें कहीं ना कहीं आपको ऑन एंड ऑफ देगा ही देगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैम ये तो मुझे पता है, पर मैं कर नहीं पा रही। मैंने कहा आज के बाद आप उनको बोलिए कि आपको उनसे बात नहीं करनी है, और जब भी पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, सारे उन क्षणों को याद कीजिए कि कब वो आपके साथ नहीं था, वो गया ही क्यों था आपको छोड़ के। इसमें काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एज अ रीडर अपने क्लाइंट को कैसे ले रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्थिति बनती है ना प्रश्न पूछने वाले की, और जो वो उत्तर उसको दे रहा होता है, वो कैसे दे रहा होता है, वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। वही एक्चुअली रीडर की कला होती है, क्योंकि अगर मैंने उसे कह दिया कि नहीं नहीं अब तो वो कभी आएगा ही नहीं, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, तो मैं खुद ही उसको ऐसे बोल रही हूँ कि उसको वो चीज सुन के भी और नेगेटिव हो जाएगी। तो बेसिकली एक तरीके से इसमें बहुत साइकोलॉजिकल पार्ट भी है कि आपको जो प्रश्न करता है उसके सवाल का सही जवाब देते हुए भी उसकी मेंटल स्थिति को भी बहुत सही और संतुलित रखना है कि वो इस बात से बहुत दुखी ना हो। ज्योति जी, एक आखिरी सवाल जो मेरे पास रह गया, जो हीलिंग की प्रोसेस की बात थी, वो हीलिंग के बारे में आप कुछ बता रही थी, तो जरा वो एक मुझे बताइए प्लीज। देखिए, हीलिंग का ऐसा है कि अगर आप तिब्बतियन फॉर्म में जाएं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं जैसे आप बहुत ज्यादा कई बार सुबह से लेकर जब शाम को घर आते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि जब थकान के बाद आप कोई म्यूजिक सुनते हो या आप अपने बच्चों को खिलखिलाते हुए हंसते हो घर आने के बाद, तो आप हील हो जाते हो। आपका पूरा जो दर्द होता है, चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, वो आपको लगेगा कि कम हो गया है। तो मंत्र तो नहीं होगा क्योंकि वो है दर्द। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है टैरो में जो कि इंसान मंत्रास के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, प्लस अपनी जो एक उसकी एनर्जी है, प्रेयर्स है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, उसके द्वारा किया जाता है। हालांकि ये टेम्पररी होता है, लेकिन टेम्पररी उस समय में उसकी मांग ही होती है, क्योंकि ये आपका परमानेंट कोई इलाज नहीं होता। हीलिंग प्रोसेस ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी आपको वो चीज महसूस कराएंगे जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है अभी तक, उसको रिमूव करेंगे और उस टाइम तक आपके पूरे दिमाग को इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजी रखेंगे, ताकि उस टाइम
आपकी जो सोचन शक्ति है वो बंद हो जाए, उसका ब्लॉकेज आ जाए और जो फ्लो होता है पॉजिटिव वाइब्स का वो आपके पूरे माइंड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। तो इट्स अ टेम्पररी प्रोसेस बट स्टिल इट वर्क्स, ये काम करता है। हीलिंग का प्रोसेस ये है कि जो आप पॉजिटिव वाइब्स अपने प्रश्नकर्ता को अपने आंसर्स के थ्रू दे रहे हो, वो उसको एब्जॉर्ब करे। ठीक, सही ना? हाँ, मंत्रास के हाँ, थ्रू। चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो, चाहे मंत्रास के थ्रू हो, या आप और कोई पद्धति उनको बताती हैं, हाँ जी। वो उसको ये करके पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखे और जो नेगेटिव वाइब्स है या नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करके अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी भरे और जी। उस काम को करने ये की भी आदत। आप देखेंगे वैदिक में भी अगर आप जाइए तो पूजा कराते हैं तो वो जो साउंड होते हैं मंत्रास के, वो जो वाइब्रेशन होती है जो आपको अंदर से आपकी रूह बोलेगी कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ है एनर्जी, कोई ताकत है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से आपको टैरो में भी बहुत सारी एनर्जीज, कोड कटिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी चीजें, रिलेशनशिप हीलिंग, करियर हीलिंग, आपको एन नंबर ऑफ थिंग्स मिलेंगी। अच्छा, एक बहुत बात अब आ गई तो मैं जरा पूछना चाहूंगा, जी। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? मैंने बहुत जी। लोगों के मुंह से सुना है ये। जी। मेरे एक दो मित्र भी हैं जो ये करवा के आए हैं। तो क्या ये होता है या फिर मतलब ये बस ये कोई दिमाग की ये है स्टेटस है जहाँ पे आदमी जाके कुछ इमेजिनेशन करता है, या ये कुछ है? आप मुझे प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, टैरोट से पहले ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझने के लिए आपको नाड़ी शास्त्र समझना पड़ेगा। अच्छा, ये तो ये एक एक नया अलग नाड़ी जी। शास्त्र एक अलग ही है। जी, तो वो ऋषि मुनियों का था वो कॉन्सेप्ट। और ये टैरो में मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताना चाहूंगी कि कभी कभी आप इस जन्म में बहुत अच्छा काम करते हो, आप अपने माता पिता के घर जन्म लेते हो। आपके माता पिता, क्योंकि नसीब जो इंसान का पैरामीटर्स होता है वो हम कैसे नापते हैं कि आपके माँ बाप कौन थे, क्योंकि आपकी परवरिश वहां पर हुई है, राइट। उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर कौन है, क्योंकि पूरी जिंदगी आपको उसी के साथ निभाना है। तीसरा, आपका जो बच्चा है वो कैसा होगा, क्योंकि वो भी एक बहुत लाइफ का डिप्रेशन हो जाता है इंसान को कि मेरा बच्चा, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बच्चों में बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। और एक लास्ट पैरामीटर्स है कि आप कैसे मृत्यु को प्राप्त करते हो। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी इंसान को अगर ये लगता है कि मेरे माँ बाप जो है बहुत अच्छे थे या मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उस उत्सुकता के साथ वो जानना चाहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कोई भी रीडर्स होंगे या पंडित जी होंगे, जो भी रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स में, वो कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, पिछले जन्म में आप ऐसा थे, जो आपका पिछला जन्म था उसमें आप ये थे, वो कैरमिक आपका ब्लॉकेज है, आपको इस जन्म में उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर है कि भाई पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड तो होगा। देखिए, बॉल को आप कितनी भी स्पीड से फेंकेंगे वो उसी स्पीड से आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब इसमें भी आप कहेंगे कि कितने हजार योनियों के बाद हम जन्म लेते हैं, तो हर चीज जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना, ये एक लेयर्स है समझने के लिए, इसके लिए इसको सामुद्रिक समुद्र कहा जाता है। तो मैं आपको ये भी इसमें कहूंगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंसान को उस लेवल पे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ले जाया जाता है जहां पर वो उस चीज को फील करता है कि पास्ट में कुछ ऐसा था जो यहाँ पर उसको वो चीज क्लीनाइज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है आप अच्छे हैं, आपके लाइफ पार्टनर से आपकी बनती नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके लाइफ पार्टनर से बहुत लोगों की बनती है, तो आपकी क्यों नहीं बनती है? तो अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको कहिए कि देखिए पिछले जन्म में ऐसी कुछ कहानियां थी कि आपने इनको बहुत दुख दिया था, और उसके बाद आप चली गई कोई भी रीजन से, तो वो आपको इस फॉर्म में ऐसे मिला है। क्योंकि देखिए, जीवन तो आपका भी है, मेरा भी है, पर सफर हमारा अलग अलग है। पत्नी आपको भी मिले होंगे, पति मुझे भी मिले होंगे, लेकिन फिर भी सफर आपका। हम इंसान होते हुए भी हम नसीब में क्यों बाउंडेड हैं? यही तो नसीब है। ये तो, वरना तो सब जो आपकी लाइफ में हो रहा होता मेरी लाइफ में भी हो रहा होता। तो कोई चीज पन्ने जो पलटे होंगे किताबों के जो होंगे वो कुछ अलग है जो मैं लिख के आई हूँ। यहीं पर मुझे एरेज करना है, जिसको कहते हैं कर्म, और यहीं पर मुझे लिखना है। तो ये जो प्रक्रिया है पास्ट लाइफ में जाने की, आप कह रही हो कि ये म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये मतलब ये होता है, प्रोसेस होता है, मतलब ये होता है, सच है ये? बिल्कुल 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 सच है ये। अच्छा, देखिए सच तो है, लेकिन अभी आप सोचेंगे कि बहुत सारे कई लोग इसको बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपको, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको पता होना चाहिए कौन मेरे फेवर में बात कर रहा है और कौन मेरे लिए बात कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा अप्लाई करना है, क्योंकि आप भी एजुकेटेड हैं। और एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता ना कि बस पढ़ते चलो और कमाते चलो। ध्यान दीजिए आप लोग, मेरे फेवर में और मेरे लिए दो अलग अलग बातें हैं। मेरे फेवर में मतलब मुझे जो सुनना है वो बात कर रहा है,
और मेरे लिए मतलब जो मेरे लिए सबसे सही है। अच्छा है वो बात कर रहा है। जी बिल्कुल। ओके, तो ये सबसे पहले पहचानने की जरूरत है हम लोगों को। तो ठीक है, आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा ज्योति जी, हमको बहुत कुछ जानने के लिए मिला आपसे, और काफी सारी बिंदुओं को आपने टच किया, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो सच था वो भी बताया, और किस तरीके से ये चीजें काम करती है, वर्क करती हुई बताया। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आज का जो ये सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे नए नए गेस्ट लेके आता रहूंगा, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाता रहूंगा, और ऐसे बहुत सारे जो हमारे विचारक हैं, हमारे ज्योतिष हैं, हमारे वैदिक जानकार हैं, वो सब हमारे साथ जुड़कर आपको अलग अलग ज्ञान देकर और एजुकेट करते रहेंगे, और आपके सवालों का जवाब भी देते रहेंगे। अगर आपके मन में हो कोई सवाल जिसका आप जानना चाहते हो ज्योति जी से सीधा जवाब, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।